प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है। जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है, श्वसन के कौन कौन से अंग हैं, कौन से जीवों में कौन सा श्वसन अंग होता है जिस अंग के माध्यम से श्वसन क्रिया का संपादन किया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में सारी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक की जाएगी। आइए देखते हैं सबसे पहला कि पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है ना। हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि पौधों में श्वसन जड़, तना और पत्तियों के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में कोई विशेष अंग श्वसन क्रिया के लिए नहीं होती है और ये श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन द्वारा होता है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था और सीखा था। अब आइए कि यहां पर कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से डिफ्यूजन क्या है? विसरण। विसरण है क्या? फैलना, छितराना। अगर क्लासरूम में सेंट की शीशी का मुंह खोल दें तो क्या होता है? सेंट कमरे के सभी भागों में क्या होता है? फैल जाता है और सबों को ये एहसास हो जाता है कि यहां पर कोई सेंट या इत्र की बोतल का मुंह खोल दिया गया है और सभी को उसका महक का एहसास होने लगता है। तो ये क्या होता है कि सेंट हवा के माध्यम से सभी भागों में विसरित हो जाता है, डिफ्यूज्ड हो जाता है, फैल जाता है। आम भाषा में कहिए कि वो छितरा जाता है ना। तो इसी छितराने को, फैलने को क्या कहा जाता है बाबू? विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि पौधों में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिहाज से भी कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो आपको जवाब देना है विसरण क्रिया के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। आगे है कि इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, अभी हम लोग देखेंगे फिगर में कि पत्तियों में किस प्रकार से रंध्र होता है और रंध्र को क्या कहते हैं। तो पत्तियों में के रंध्र द्वारा पत्तियों में छिद्र होता है, उसी छिद्र को रंध्र कहते हैं। पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों, क्या है? वात रंध्रों के द्वारा एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, अंतरकोशिकीय क्या हुआ? दो कोशिका के बीच जो स्थान होता है, दो कोशिका के बीच, देखिए ये स्थान है, ये स्थान है। तो दो कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसको अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। इसके द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। पौधे की जड़ें मूल रोमों द्वारा हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। पौधों में गैसों के विनिमय की क्रियाविधि
बहुत सरल होती है ना। हम लोगों ने क्या देखा कि पत्तियों में जो रंध्र होता है, छिद्र होता है। आइए देखें जरा, देखिए फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है बाबू, तो ये पत्ती है और पत्ती का सिर्फ एक रंध्र लिए और उसको जब बड़ा करके देखते हैं तो बड़ा करके वो इस तरह से दिखता है। ये पत्ती का एक रंध्र हुआ, एक छिद्र है, और उस छिद्र को माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो बिल्कुल ही क्या होगा, इस तरह से एक रंध्र, एक छिद्र इस तरह से दिखेगा। और बीच में देखिए ये क्या है, छिद्र है, स्टोमाटा है। क्या है बाबू, स्टोमाटा है। और इसी स्टोमाटा को देखिए बड़ा करके दिखाया गया है फिगर में। ये क्या है, स्टोमाटा का रंध्री छिद्र यही है। और इसके चारों तरफ जो देख रहे हैं ये क्या है बाबू, ये है इसका रक्षक कोशिका, यानी कि गार्ड सेल्स। क्या है, गार्ड, इसी को देखिए रक्षक कोशिका लिखा हुआ है, गार्ड सेल्स। और इसका काम क्या है, नाम ही है रक्षक कोशिका, यानी इसकी रक्षा करता है ना। और ये रंध्री छिद्र है, इसी छिद्र के द्वारा पत्तियों में जो रंध्र होता है, पत्तियों में जो छिद्र होता है उसी को स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। और इसी रंध्र, इसी छिद्र के द्वारा पेड़ पौधों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, विसरण होता है। इसी रंध्र के द्वारा, इसी छिद्र के द्वारा बाबू पेड़ पौधे ऑक्सीजन वायु से ग्रहण करता है और श्वसन की क्रिया करता है। अपना जो भोजन है, ग्लूकोज का अणु है, उससे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और जुड़ने के साथ साथ क्या होता है, CO2 निकलता है और ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी ऊर्जा से जैविक क्रियाओं का संपादन होता है। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा गया है, कोशिकीय ईंधन भी कहा गया है। अब एक बात है, हम लोग ये पेड़ पौधे जो हैं वो समय के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या परिस्थिति है भाई, तो जब दिन की जब बात होती है तो दिन में पेड़ पौधे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और पर्णहरित मिलकर के भोजन भी बनाता है। और इससे क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है ना। और वो ऑक्सीजन दिन में पेड़ पौधे क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। पेड़ पौधे क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और ये क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है। ये जो ऑक्सीजन निकलता है दिन में, वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन ग्रहण करके और श्वसन क्रिया में इसका उपयोग कर लेता है। लेकिन रात में जब सूर्य प्रकाश नहीं होता है और ना ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब क्या करता है, पेड़ पौधे वायु से पत्तियों में रंध्र के द्वारा, तने में वात रंध्रों के द्वारा या अंतरकोशिकीय कोशिकाओं के छिद्रों के द्वारा, बीच में जो स्थान होता है, दो कोशिकाओं के बीच के स्थान जो होता है उस स्थान के द्वारा, या जड़ों में मूल रोम के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है
और भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या निकलता है, CO2 निकलता और ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलता है ना। और ये CO2 क्या करता है, छोड़ता है। इसलिए कहा गया है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो दिन में ऑक्सीजन देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि रात में वह क्या करता है, CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वातावरण में छोड़ता है। इसलिए वहां पर नहीं सोना चाहिए। अब है कि पेड़ पौधा मूल रोम के द्वारा, है ना, जैसे ये मान लीजिए जड़ है, और इस जड़ में क्या होता है बाबू, बहुत सारा महीन महीन, ये सब क्या है, मूल रोम है, जो मिट्टी के कण के बीच में जो हवा है, और उस हवा से क्या करता है, ऑक्सीजन O2, ये O2 का ये ग्रहण करता है। अगर आप लगातार इसका सिंचन कर देते हैं, पटवन कर देते हैं, है ना, पटवन करते हैं, तो ये अपना मूल रोम के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएगा और इसका श्वसन बाधित हो जाता है। ये किस केस में होता है, पुराने वृक्षों में। और उस स्थिति में क्या होता है, अति सिंचन के द्वारा, अति पटवन के कारण ऑक्सीजन की क्रिया यहां पर नहीं हो पाती है और पेड़ पौधा क्या होता है, मर जाता है। इसलिए यह भी हम लोगों को जानकारी रखना है। चलिए बाबू, अब आगे देखते हैं कि जंतुओं में, अब आइए, पेड़ पौधे के विषय में हम लोगों ने जाना, कोई विशेष अंग नहीं होता है, वो पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। किसके, कौन सी क्रिया के माध्यम से, विसरण क्रिया के द्वारा। अब है कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है ना। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में पहला जो पॉइंट है कि निम्न श्रेणी के जंतुओं, जैसे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं बच्चों, जिसका शरीर, वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसके विषय में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और इसमें किस प्रकार से होता है श्वसन की क्रिया, तो श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है बाबू, कोशिका झिल्ली के द्वारा, विसरण द्वारा यहां भी होता है। याद रखिएगा कि ये कोशिकीय जीवों में भी श्वसन की क्रिया विसरण के द्वारा होता है। अब ये कोशिका झिल्ली क्या है, आप 9th क्लास में कोशिका के विषय में पढ़े होंगे, और कोशिका का जो ये बाहरी बाउंड्री है, ये बीच में केंद्रक होता है, बहुत सारा कोशिकांग है, इसमें हरित लवक, तो हरित लवक पादप कोशिका में होता है, चूंकि जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, तो गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारा कोशिकांग जो है वो होता है कोशिका द्रव में। और ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होता है, और तारककाय होता है, गुणसूत्र होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए सब होता है। हम लोग वहां नहीं जाना है, हम लोगों को जानना है कि कोशिका झिल्ली क्या है। तो ये जो बाहरी बाउंड्री वाल जो है कोशिका का, उसी को क्या कहते हैं बाबू, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम क्या करता है, विसरण की क्रिया के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है।
अब आ जाइए, ये तो हुआ एक कोशिकीय जीव। थोड़ा सा इससे ऊपर आइए कि जंतुओं में, उच्च श्रेणी की जंतु पर भी बात करेंगे अभी। तो जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कौन कौन सा है बाबू? पहला है श्वास नली या ट्रैकिया। दूसरा जो अंग है वो है गलफड़ा या गिल्स, और तीसरा है फेफड़ा या लंग्स। इन तीनों श्वसन अंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जंतु श्वसन गैसों को ग्रहण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, विनिमय का कार्य करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अर्थात श्वसन की क्रिया का संपादन करते हैं। आइए और देखते हैं आगे। श्वास नली या ट्रैकिया पहला जो अंग है। अब देखिए कि ये जो श्वसन अंग है, क्या श्वास नली या ट्रैकिया बाबू, ये कौन से जीव में इसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, यानी कौन कौन से जीव का श्वसन अंग श्वास नली या ट्रैकिया है ना। तो ट्रैकिया सबसे पहले क्या है, तो या श्वास नली। तो ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित, यानी पूरा ब्रांचेज है, पूरा उसमें शाखा है ना। जैसे ये है तो इसमें बहुत सारा क्या है, शाखा है, इस तरह से सब में जुड़ा हुआ है। इस तरह से हवा भरी नलिकाएं हैं, सब में हवा भरी हुई है, जो एक ओर सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है अंदर, जबकि दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा खुलती है। क्या होता है बाबू? एक तो मान लीजिए कि ये श्वास रंध्र है, इसको क्या कहेंगे? श्वास रंध्र कहेंगे, है ना। जबकि इधर देखिए क्या है, हवा भरी नलिकाएं हैं, पूरा शाखित है, ब्रांचेज है, और ये उत्तकों के संपर्क में होती है। ये हुआ श्वास नली या ट्रैकिया। अब है कि ट्रैकिया द्वारा या श्वास नली द्वारा कहां पर जो है, कौन कौन सा जीव है, तो श्वसन कीटों जैसे टिड्डा, ग्रास होपर जिसको बोलते हैं, ये तिलचट्टा, कॉकरोच में जो है क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। यानी श्वास नली जो श्वसन अंग है वो ग्रास होपर और कॉकरोच, टिड्डा और तिलचट्टा का श्वसन अंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का जो अंग है श्वसन अंग, वो क्या है बाबू? गलफड़ा है। क्या है? गलफड़ा है, गिल्स है। तो गिल्स के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि गिल्स विशेष प्रकार के, इसका फिगर भी देखेंगे, श्वसन अंग है। गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है, जो इसमें एक विशेष गुण भी है कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसका उपयोग ये किसके लिए करता है? श्वसन के लिए करता है। किसके लिए करता है बाबू? श्वसन के लिए करता है। और श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण है। यानी गिल्स के द्वारा ही मछली सांस लेती है, श्वसन की क्रिया करती है। मछली का ही श्वसन अंग क्या है? गिल्स है, गलफड़ा है। उसका फिगर देखेंगे अभी। मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग यानी आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। चलिए फिगर भी देखिए। ये देखिए, ये मुख है ना। ये क्या है बाबू? मछली का देखिए मुख है, जल है, ये पानी पूरा है ना। पानी में मछली तैर रही है।
ये मछली का आंख है ना। और पार्श्व भाग में ये जो पार्ट है ये क्या है, यही आपका गलफड़ा मछली का है। क्या है बाबू, गलफड़ा है, गिल्स जिसको बोलते हैं, है ना। और इसमें जल प्रवेश करता है, देखिए इधर से जल प्रवेश किया मुंह से और गलफड़ा से बाहर निकल जाता है। क्या हो रहा है, बाहर निकलता है, मुख से प्रवेश करता है और इधर से बाहर निकल जाता है गलफड़ा से। और गलफड़ा में एक विशेषता है, विशेष गुण है। क्या क्या गुण है बाबू, कि ये जो हवा में जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उस ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए करता है ना। अब इसमें जो है गिल पट्टिकाएं भी होती हैं। चलिए हम लोग पीछे जाकर के जरा सा देखते हैं। देखिए क्या है कि पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं, जो फिगर में अभी हम लोग देखे। प्रत्येक गिल एक थैली में स्थित होता है और इस थैली को क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ कहते हैं, चेंबर कहते हैं, जिसमें कि गिल्स होता है, गलफड़ा होता है। गिल कोष्ठ एक ओर आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है तो दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। क्या होती है बाबू, गिल पट्टिकाएं होती है, जो कि फिगर में अभी आपको दिखाए। ये गिल पट्टिकाएं इसमें होती है और इस तरह से मछली में मुख से जल प्रवेश करती है, वो लेती है और गलफड़ा के माध्यम से जल बाहर निकल जाती है, जो फिगर में भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है यही इसका गलफड़ा है। और गलफड़ा में एक विशेष गुण होता है कि जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई है उस ऑक्सीजन का उपयोग वह श्वसन क्रिया में कर लेता है और ये ग्रसनी में एक तरफ जुड़ जाता है, दूसरे तरफ ये बाहर खुल रहा है। ये जो गलफड़ा है ये कोष्ठ में रहता है, जिसको गिलकोष्ठ कहते हैं, चेंबर कहते हैं उसका। अब आइए तीसरा जो अंग है, श्वसन अंग जो जंतुओं में है, पहला हम लोग क्या पढ़े, श्वास नली या ट्रैकिया, जो कि तिलचट्टा और टिड्डा में होता है, ग्रासहोपर में। दूसरे प्रकार का था गलफड़ा, किल्स, जो कहां होता है बाबू, मछलियों में होता है। और तीसरा है फेफड़ा, लंग्स। आइए, उपसंग वर्टिब्रेटा, 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और उसमें बहुत प्रकार के जीव हैं संसार में। सबको अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। तो उसमें संघ कॉर्डेटा का उपसंग वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कहते किसको हैं, जो भी रीढ़धारी प्राणी है, जिसमें रीढ़ होता है, ये रीढ़ की हड्डी जिस पर कि शरीर खड़ा है, तो उसको वर्टिब्रेटा कहते हैं और उसको उच्च वर्गीय जंतु भी कहते हैं। और इसमें श्वसन के लिए क्या होता है, फेफड़ा पाया जाता है। मनुष्य भी उसमें आता है, मवेशी भी आता है, पक्षी आता है, एवीज। आइए चर्चा करते हैं, जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। कारण इसमें श्वसन अंग होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा इस सबको चाहिए और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा हवा की भी जरूरत पड़ती है, वायु की भी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है। और ऑक्सीजन ज्यादा जब मात्रा में होगा तो वो ज्यादा जो ग्लूकोज है उसको किसमें बदलेगा, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा में बदलता है और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होता है, जमा होता है। आइए
वर्ग एम्फीबिया, एम्फीबिया किसको कहते हैं? उभयचर प्राणी जो जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। जैसे क्या है? मेढक। एम्फीबिया का उदाहरण क्या है बाबू? तो मेढक है, कछुआ है ना। तो इसमें फेफड़ों के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है ना। फेफड़ा के अलावे त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। परंतु रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वर्ग किसको कहते हैं? रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? जो सरक के चलता है, पैर नहीं होता है, रेंगता है। रेप्टिलिया के अंतर्गत कौन आता है? सर्प, स्नेक्स, सर्प तथा उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एवीज। एवीज के अंतर्गत कौन सा आता है? जो भी पक्षी है, बर्ड्स। क्या है बाबू? बर्ड्स। तथा मैमेलिया, मैमेलिया किसको कहते हैं? स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव यानी जिस जीव में क्या होता है? स्तन होता है। जैसे मनुष्य है, गाय वाला प्राणी है, बकरी है, घोड़ा गधा सब है, हाथी। तो श्वसन इस सब में क्या होता है? सिर्फ फेफड़ों से होता है। अब हम लोग क्या क्या सीखे कि उपसंग वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, पहला लाइन। दूसरा है एम्फीबिया, उभयचर प्राणी में क्या होता है? फेफड़ा के अलावा त्वचा से भी श्वसन होता है और मुख ग्रसनी से भी होता है। जबकि रेप्टिलिया, रेंगने वाला, सर्प आदि जो जीव है तथा उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एवीज, पक्षी, मैना, गोरैया, तोता, कौआ जो भी है, प्लस मैमेलिया, स्तनधारी जीव, मनुष्य, गाय, बकरी, गधा, ऊंट, घोड़ा, हाथी, बाघ, ये सब जो भी है स्तनधारी, उसमें क्या होता है कि श्वसन के लिए सिर्फ फेफड़ों से ही श्वसन की क्रिया का संपादन होता है। आपको कैसा लगा क्लास? कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो भी वीडियो डाला जाए आपको तुरंत आपके तक पहुंच जाए। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।